हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश फ्रॉम कोलकाता और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 आईएससी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सीरीज, जहां पर भी स्टार्टेड ऑफ विद द टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग। जहां पर पहले पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अपने डिस्कशन को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिसको क्रिएट करता है टॉप मैनेजमेंट। सर, टॉप मैनेजमेंट इसको कैसे क्रिएट करता है? टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है डेलीगेशन के थ्रू। सर, डेलीगेशन का मतलब जब आप अपने काम को किसी और से करवा रहे हो, जो काम पहले मैं कर रहा था वो काम अब मैं अपने सबऑर्डिनेट से करा रहा हूं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। अब क्रिएट कौन कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? डेलीगेशन के थ्रू। जब भी हम लोग अपने काम को किसी को डेलीगेट करते हैं, वी अल्टीमेटली डू डिवीजन ऑफ वर्क। जो काम पहले मैं कर रहा था वो काम अब मेरे अंडर मेरे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो हमने क्रिएट किया डेलीगेशन के थ्रू, जो हमने क्रिएट किया डेलीगेशन विच अल्टीमेटली लेड टू डिवीजन ऑफ वर्क। और ये सब कुछ किया किसने? इन सब चीजों को किया है टॉप मैनेजमेंट ने। जब हम लोग एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, वी स्पेसिफाई किस बंदे के पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा बंदा अकाउंटेबल है, और हमारा मेन फोकस होता है काम को कंप्लीट करने में। द मेन फोकस इज कंप्लीशन ऑफ जॉब विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हमारा फोकस यहां पर यह नहीं होता है कि लोगों के अंदर लोगों का सोशल नीड्स पूरा हो रहा है कि नहीं, लोगों का साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो रहा है कि नहीं, लोग खुश है कि नहीं, ये सब चीजों पे हमारा फोकस नहीं होता है। इसको डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट क्रिएट करता है। अब अगर आप देखोगे यहां पर एक छोटा सा चार्ट है, क्या हुआ देखिए, कंपनी में हेड में मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने क्या किया? अपने काम को 3 लोगों में डेलीगेट किया। अल्टीमेटली क्या हुआ? डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये अपने आप नहीं बन रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा हायरार्की है, जो पूरा फ्लो चार्ट है, ये अपने आप क्रिएट नहीं हो रहा है। इसको टॉप मैनेजमेंट डेलिबरेटली क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। वेयर अगर हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे हम इसमें एक एग्जांपल बता सकते हैं। सपोज आपके क्लास में, आपके स्कूल में कॉमर्स में कितने सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में कितने बच्चे होंगे, कौन सा बच्चा कहां बैठेगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों का पढ़ाई हो, क्लास का इक्वल प्रोपोर्शन हो, कोई क्लास ओवर बर्डन नहीं हो, अंडर बर्डन नहीं हो, हर एक का उनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो स्कूल ने किया, आपके क्लास 12 के बच्चों को सेक्शंस में बांटना, कौन सा टीचर कौन सा क्लास का हेड होगा, एचओडी कौन होगा, कौन सा बच्चा कहां बैठेगा, ये सब कुछ क्या हो गया? फॉर्मल। अब इनफॉर्मल क्या होता है देखिएगा, 5 बच्चे एक रो में बैठे हैं, पांचों में क्रिकेट का कॉमन इंटरेस्ट है, पांचों को क्रिकेट पसंद है। उन्होंने इंटरनली एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जो क्रिकेट के आधार पे बने। उन सारे लोगों में एक कॉमन चीज है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट उन सारी चीजों को जोड़ के रखा है। मतलब समझ में आया सर? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को टॉप मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता है, वो लोग अपने आप क्रिएट करते हैं वॉलंटरीली। सर कैसे क्रिएट करते हैं? कॉमन टेस्ट के कारण, कॉमन प्रेफरेंस के कारण, कॉमन नीड्स के कारण, इन सब चीजों के कारण लोग अपने आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस होता है लोगों के साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को पूरा करना, लोगों के साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को पूरा करना। यहां पर हमारा बिजनेस रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक बार पढ़ते देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है टॉप मैनेजमेंट। सर कैसे क्रिएट करता है? डेलीगेशन के थ्रू। किस पे बेस्ड है? सर डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड है। आई थिंक आपको मेरा बात क्लियर है। और अल्टीमेटली पर्पस क्या है? जॉब। मेन फोकस किस पे है? जॉब परफॉर्म करने पे मेन फोकस है। अब एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा, और इसका मेन पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। अब कौन काम करेगा, कौन सीनियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन, सारा प्रोसीजर, कोड ऑफ कंडक्ट, एक लिखा हुआ होता है। सब कुछ, एवरीथिंग इज रिटन, पहले से सब कुछ प्री डिफाइंड लिखा हुआ होता है। वेयरएज इनफॉर्मल का अगर बात करें तो इनफॉर्मल अनप्लान्ड होता है, अपने आप बनता है, स्पॉन्टेनियसली। सर कैसे बनता है? कॉमन टेस्ट के कारण। कॉमन टेस्ट फॉर क्रिकेट, कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो अपने आप क्रिएट हो रहा है, जो रूल्स पर बेस्ड नहीं है, यहां पर कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। हर ग्रुप का अपना एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। जब आपका, जैसे मान लो आपका फ्रेंड का अपना 5 ग्रुप है, आप लोगों ने रूल नहीं बना रखा है, बट कुछ ऐसे कॉमन चीज होंगे ना जो आप हमेशा फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कभी भी हम लोग बाहर जाएंगे, मान लो एक ग्रुप है, पांच फ्रेंड्स का ग्रुप है, 5 जन बाहर गए, आपके ग्रुप में ना एक अपने आप चीज सेट हो चुका है कि एक बार ना एक जन पैसा देगा, फिर अगला बार नेक्स्ट जन देगा, फिर एक जन देगा, फिर एक जन देगा। ये कहीं लिखा हुआ रूल नहीं है, ये आपके ग्रुप का अपना नॉर्म्स है। ग्रुप नॉर्म्स सर्व एज स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर। आप 5 लोग कैसे बिहेव करोगे ये डिपेंड करता है रूल्स पर नहीं, आपके ग्रुप के नॉर्म्स के ऊपर।
इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को पूरा करना। कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। और सर क्रिएट कैसे हुआ? वॉलंटरी, अपने आप क्रिएट हुआ है। और इनका मेन फोकस क्या है? ह्यूमन एंड सोशल रिलेशनशिप को बूस्ट करना। आई थिंक आपको मेरा बात एकदम क्लियर में आ रहा है। सर फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? वापस एक बार, सर फॉर्मल कौन क्रिएट कर रहा है? टॉप मैनेजमेंट। कैसे क्रिएट हो रहा है? डेलीगेशन के थ्रू। सर किस पे बेस्ड है? डिवीजन ऑफ वर्क पे। मेन फोकस किस चीज पे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे। सर कैसे क्रिएट हुआ? ऑफिशियल कम्युनिकेशन से, ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सीनियर कौन सबऑर्डिनेट, और जो रूल्स है वो रिटर्न है। सर इनफॉर्मल का बात करें तो इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, अनप्लान, खुद से क्रिएट हो रहे हैं। सर कैसे क्रिएट हो रहा है? कॉमन टेस्ट, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, कॉमन प्रेफरेंस, जहां पर मेन ऑब्जेक्टिव इज साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स, लोगों के सोशल नीड्स को पूरा करना। इनका मेन फोकस लोगों के ऊपर है, काम के ऊपर नहीं है। आई थिंक मेरा बात आप लोगों को क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे फायदे हैं। हमने क्या करा? इट इज बेस्ड ऑन, सुनिएगा ध्यान से, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियरली पता है किसको क्या काम करना है, कितना काम करना है, कैसे करना है। इससे क्या होगा? सर कोई भी काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उस काम को आप भी कर लो और मैं भी कर लो, क्योंकि काम को हमने लोगों में डिवाइड कर दिया। यूनिटी ऑफ कमांड, सर ऑर्डर एक ही जन देगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है ऑर्डर एक ही जन देगा। मल्टीपल लोग ऑर्डर देते हैं ना, तो कंफ्यूजन, केओस क्रिएट होता है। यहां पर क्या है? ऑर्डर एक ही बंदा देगा। अल्टीमेटली क्या क्रिएट हो रहा है? सर एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो रहा है, एक दायरा, एक हायरार्की, एक ग्राफ, एक फ्लो चार्ट क्रिएट हो रहा है, जिसके अंदर सबको ऑपरेट करना है, जिसके अंदर सबको परफॉर्म करना है। एक दायरा, एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो रहा है। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक को पता है क्या काम करना है। काम नहीं किया, यू कैन बी हेल्ड लायबल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी, सर स्टेबिलिटी क्यों? आज सपोज मान लो ये बंदा छोड़ के चला गया, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम पर नहीं होगा, इस आदमी को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका ना कुछ नुकसान भी है। सर क्या नुकसान है? सबसे पहला प्रोसीजरल डिले। अब कोई भी चीज पूरा करने के लिए इस आदमी को इससे परमिशन लेना पड़ेगा, परचेज मैनेजर को इनसे परमिशन लेना पड़ेगा, इनको शायद अपने किसी ऊपर वाले से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके कारण प्रोसीजरल डिले होता है, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। रिजिडिटी कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि सर रूल्स पहले से बना हुआ, ऊपर हमने पढ़ा रूल्स आर रिटन, तो रूल्स पहले से बना हुआ है, इट क्रिएट्स रिजिडिटी। और हम लोग पहले भी ये टॉपिक पढ़े हैं प्लानिंग चैप्टर में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिएगा, हम उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। आपको नहीं लग रहा यहां पर सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है? तो अगर प्री प्लान्ड है तो रिजिडिटी तो होगा ही ना। फोकस ऑन वर्क, ह्यूमन रिलेशनशिप इज इग्नोर्ड, ऑलरेडी इसको हमने पढ़ चुका है। इनका मेन फोकस किस चीज पे? काम के ऊपर, लोगों के ऊपर फोकस नहीं है। एंड प्रोवाइड्स अ इनकंप्लीट पिक्चर। सर व्हाई इनकंप्लीट? क्योंकि सर किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता है, फॉर्मल के संग इनफॉर्मल होना अनिवार्य है, होगा ही होगा। इट प्रोवाइड्स अ इनकंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार अगर एडवांटेज पढ़े, सबसे पहला सर, सबसे पहला काम का डुप्लीकेशन नहीं होता है। काम का डुप्लीकेशन नहीं होता है। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही बंदा ऑर्डर देगा। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बड़ा आसान है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट हो रहा है, एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सब प्रोसीजरल डिले, प्रोसीजरल डिले, काम डिले होगा। सर काम डिले हो रहा है, उसके बाद क्योंकि सब कुछ पहले से सेट है, रिजिडिटी क्रिएट हो रहा है। मेन फोकस किस चीज के ऊपर है? सर काम के ऊपर। ह्यूमन नीड्स को पूरा पूरा इग्नोर कर दिया गया, और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकता है, क्योंकि फॉर्मल के संग इनफॉर्मल होना अनिवार्य है। आई थिंक आपको मेरा बात क्लियर है। हम लोग बढ़ते सर इनफॉर्मल के एडवांटेजेस पे। सर इनफॉर्मल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? बिलोंगिंग, सेल्फ वर्थ, एक अपनापन सा फील होता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज। लोग साथ में बैठ के काम कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, कभी कभी बोर हो जाते हो। इनफॉर्मल के कारण क्या होता है? बोर्डम, मोनोटोनी क्रिएट नहीं हो रहे। फिर मेंबर शेयर देयर नॉलेज एंड असिस्ट ईच अदर। आप मेरे से कुछ सीख रहे हो, वो आपसे कुछ सीख रहा है, मेंबर शेयर नॉलेज। प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट प्रेशर। टॉप मैनेजमेंट प्रेशर दे, तुमको एक काम करना होगा, आप बोले मेरा तबियत खराब है भाई, तुम देख लेगा क्या? हाँ ठीक है, चल हम देख लेगा। टॉप मैनेजमेंट के प्रोटेक्शन से बचता है। प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब आपका सोशल नीड्स पूरा होता है, जब आपका साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा होता है, आप खुश हो, यू टेंड टू बिकम मोर क्रिएटिव एंड मोर इनोवेटिव। लेंस फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं फॉर्मल में जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फॉर्मल में जो रिजिडिटी है, उसको इनफॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर डिसएडवांटेज में चले तो सबसे पहला, नॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल में बी कॉन्ट्राडिक्टेड टू द नॉर्म्स ऑफ फॉर्मल। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों ने अपने
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे नॉर्म्स को बना रखा है। सर नॉर्म्स, रूल तो होता नहीं है बट नॉर्म्स होता है। वो नॉर्म्स कभी कभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उनसे उल्टा होता है और कंफ्यूजन कन्फ्लिक्ट वहीं पर चालू हो जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग चाहते हैं कि उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं है। रोल्स ऑफ कंफ्लिक्ट व्हेन एन एम्प्लॉय इज अ मेंबर ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन, आप दोनों के मेंबर हो। जैसे मैंने आपको बोला कल आई विल बी टेकिंग अ टेस्ट, आप फॉर्मल के मेंबर हो, आप अपने उस ग्रुप के इनफॉर्मल के भी मेंबर हो, और वो क्या बोलता है चल ना कल क्रिकेट खेलने चलते हैं। अब कंफ्लिक्ट हो गया ना, फॉर्मल बोलता है कल टेस्ट देने आओ, इनफॉर्मल बोलता है चल कल क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो वहां पे कंफ्लिक्ट हो रहा है। Members are forced to conform to the norms of informal even if they are not in the interest of organization। आपको पता है कि कल टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन आपके ग्रुप के लोग आपको बोल रहे हैं छोड़ना कल क्रिकेट खेलने चलते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। मेंबर्स को फोर्स किया जाता है कि आप इनफॉर्मल के नॉर्म्स को पूरा करो, जबकि हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में भी हो। एंड कहीं ना कहीं इससे रूमर वगैरह क्रिएट होता है, इनफॉर्मल से रूमर वगैरह क्रिएट होता है, लोगों के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन, लोगों को जज करना, रूमर वगैरह क्रिएट होता है। कोई भी बात हो गया वो स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग वापस से बात पढ़ते हैं। सर इनफॉर्मल का एडवांटेज क्या है? सर सबसे पहला सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अपनापन सा, बिलोंगिंगनेस लगता है। उसके बाद सर बोर्डम नहीं होता है, लोग सोशलाइज हो रहे, बोर्डम नहीं हो रहे। नॉलेज एक दूसरे का हम लोग शेयर करते हैं, यू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, आई लर्न समथिंग फ्रॉम यू। टॉप मैनेजमेंट के प्रोटेक्शन से हमको बचाते हैं। और कहीं ना कहीं फॉर्मल में जो रिजिडिटी है, जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, उसको कम करने में हेल्प करता है। एंड इनोवेशन क्रिएटिविटी तो पक्का होता ही होता है। तो 6 पॉइंट आपका निकल कर आ रहे हैं एडवांटेज में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कीवर्ड्स भी अगर याद रह जाएगा तो आप आंसर अपने आप से बना लोगे। सर अगर डिसएडवांटेज का बात करें, सबसे पहला जो इनफॉर्मल का नॉर्म्स है और जो फॉर्मल का नॉर्म्स है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये पहला पॉइंट। अगर एक ही आदमी फॉर्मल का भी मेंबर है, इनफॉर्मल का भी मेंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप ये देख सकते हो कि रूमर वगैरह क्रिएट होता है। इट बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ह्यूमर एंड एवरीबडी प्रेफर स्टेटस को। बदलाव, चेंज किसी को भी है जो नहीं पसंद है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा बात यहां तक क्लियर में आ रहा है। हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, फॉर्मल, इनफॉर्मल, उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोई भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज को अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, तो प्लीज अपने कमेंट को, अपने सजेशंस को कमेंट में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियोज ऑन दिस टॉपिक, ताकि आपको डिटेल में समझ में। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है कि हम टॉपिक को टच एंड गो कर दे। मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि केवल हम टॉपिक को रीड कर दे और आपका काम हो जाए। नहीं, द पॉइंट इज आपके दिमाग में इसका एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ताकि अगर इस पे कोई भी क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो यू बिकम प्रो टू आंसर इट। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइजिंग के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन चालू कर रहे हैं, जिसपे एग्जाम पे क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, विच इज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग 2 तरीका यूज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल और एक को हम लोग बोलते हैं डिविजनल। आखिर होता क्या समझिएगा, जब भी हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बनाते हैं, एक फ्लो बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया फंक्शनल। फंक्शनल में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के हिसाब से या काम के हिसाब से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले ऊपर में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके अंडर में आया है सीईओ। अब स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, देखो हमने सीईओ के अंडर में किनको रखा, फंक्शनल हेड्स को या फंक्शनल डिपार्टमेंट को। ये सारे फंक्शन है, काम है। सेल्स इज अ वर्क, एचआर इज अ वर्क, फाइनेंस इज अ वर्क, आर&डी इज अ वर्क। फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को आपने डिजाइन करे, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ईच मेजर या बेसिक फंक्शन को हम लोग अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं। काम को हम लोगों ने डिपार्टमेंट बना दिया। सेल्स इज अ डिपार्टमेंट, परचेज इज अ डिपार्टमेंट, एचआर इज अ डिपार्टमेंट, आर&डी इज अ डिपार्टमेंट। फंक्शंस को हम लोग यहां पर डिपार्टमेंट बना देते हैं। इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर में सेल्स फोर्स, कस्टमर सर्विस, फाइनेंस के अंदर में अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, इस तरीके से पढ़ते। देखिए क्या बोला है यहां पर, हम लोग क्या कर रहे हैं, ईच मेजर, एक बड़े फंक्शन को या एक बेसिक फंक्शन को हम लोग एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक मेजर बड़ा फंक्शन या एक बेसिक फंक्शन को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं। एग्जांपल पड़ेगा, जैसे अगर आप एक रिटेल स्टोर का बात करो, जैसे आज अगर मान लो हम बात करें रिलायंस फ्रेश का, तो उनका मेन काम क्या है, रिलायंस फ्रेश का सर काम क्या है, बाइंग, सेलिंग, कस्टमर सर्विस, डिलीवरी। तो आप इसको 4 पार्ट में बांट दो। अगर एक रिटेल स्टोर का बात करेगा तो बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारा मेन फंक्शन है।
तो हमने क्या करा, रिलायंस फ्रेश को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, और डिपार्टमेंट में हमने बंटवारा कैसे किया, फंक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से। जैसे आप और एक एग्जांपल देख सकते हो, फॉर एग्जांपल आज मान लो एक प्रोडक्शन कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्रोडक्शन को आप कैसे डिवाइड किया, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मेन काम क्या होगा, प्रोडक्शन, उसका पैकेजिंग, फिर उसका सेल्स, फिनेंस, और ये हो गया मेजर। अब एक मेजर फंक्शन को बेसिक फंक्शन में ब्रेक किया, प्रोडक्शन को ब्रेक किया। सर प्रोडक्शन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सर क्वालिटी कंट्रोल इज अ डिपार्टमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज अ डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मेजर एंड बेसिक फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, वेयर ईच मेजर एंड बेसिक फंक्शंस बिकम्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हर एक काम के ऊपर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा सके। आई थिंक मेरा बात एकदम क्लियर है। और अगर आप देखोगे मैक्सिमम कंपनीज इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं आज के रेट में। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अ वेरी कॉमनली यूज स्ट्रक्चर इन ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग इसके पहले कुछ फायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इसका एडवांटेज चेक करना, इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। सर डुप्लीकेशन तो नहीं होगा ना काम का, क्लियरली पता है। सर सेल्स आप देखोगे तो परचेज मैं देखूंगा, आपको सेल नहीं देखना, आप मेरे को परचेज नहीं देखना। सो एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, परमिट्स इफेक्टिव कंट्रोल, क्लियरली पता चलेगा सर किसके गलती के कारण नुकसान हुआ है। कभी अगर नुकसान हो गया वी कैन क्लियरली नो कि सर परचेज ने अपना काम ठीक से नहीं किया, सेल ने अपना काम ठीक से नहीं किया। प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सर परचेज का काम के लिए परचेज मैनेजर इज सबसे अप्रोप्रिएट, सेल्स के काम के लिए सेल्स मैनेजर इज सबसे अप्रोप्रिएट। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। हर एक ऑक्यूपेशन को एक स्पेशलाइज्ड बंदा मिलेगा जो उसको लीड करेगा। सर कोऑर्डिनेशन इज इजी एज ईच डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड्स द वर्क इन्वॉल्व। सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसा चीज नहीं करोगे, सोचो एक ही आदमी परचेज भी देख रहा है, सेल भी देख रहे हैं, ना तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाओगे, ना उसके काम पे कंट्रोल कर पाओगे, और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक ही आदमी सारा काम कर रहे हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ensures performance of all activities necessary for achieving the goal। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हर एक एक्टिविटी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। परचेज विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। परचेज एक काम नहीं, एक अलग डिपार्टमेंट है, तो उस काम को बड़ी शिद्दत के संग किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसके डिसएडवांटेज के बारे में, सबसे पहला, परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन नॉट बी फिक्स्ड। कभी कभी क्या होता है ना, आपने बांट दिया सारा, परचेज आप देखोगे, सेल आप देखोगे, मार्केटिंग आप, एचआर आप, लेकिन गलती किसका है इस चीज को कभी कभी ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगर प्योरली आपको पता चल रहा है कि परचेज की गलती है तो ठीक है, आप परचेज मैनेजर को पकड़ो। बट कई बार देखा जाता है कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल गलती किसका है, किस डिपार्टमेंट में गलती किया, इसको ट्रेस किया नहीं जा सकता, क्योंकि सारे का काम एक दूसरे से लिंक्ड होता है। उसके बाद कभी कभी कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है जब डिपार्टमेंट बहुत बड़े हो जाते हैं। सपोज एक कंपनी है, छोटा कंपनी था, परचेज आप देखो, सेल आप देखो, अभी कंपनी ग्रो कर रहा है तो हर डिपार्टमेंट ग्रो कर रहा है। सर परचेज डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरी। सर कभी कुछ होगा ना, सेल बोलेगा सर मैं तो अच्छे से बेचा था, प्रोडक्शन ने माल बनाया अच्छा नहीं, प्रोडक्शन बोलेगा सर मैंने तो बनाया अच्छे से था, परचेज ने माल अच्छा खरीदा नहीं। इंटरनल राइवलरी। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट का फोकस हो जाएगा कि सर परचेज देखो अच्छे से होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भाड़ में जाए हमको फर्क नहीं पड़ता है। सेल्स बोलेगा सर सेल अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वो लोग भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बिकम्स अ प्रायोरिटी ओवर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव बिकम्स अ प्रायोरिटी। हम लोग बड़े ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, एक बार प्लीज वापस इसका एडवांटेज पड़ेगा। सबसे पहला सर, एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। एफर्ट, एक ही काम को अलग अलग लोग बार बार नहीं करेंगे। सर दूसरा, कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। चौथा, कोऑर्डिनेशन इज इजी। एंड नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ध्यान में रहता है। 5 पॉइंट हमने पढ़ा, आई थिंक आपको क्लियर है। लेकिन जब यही डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े हो जाए तो इनको कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं कर पा रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग डॉज करते, सर मेरा नहीं उसका गलती, उसका नहीं इसका गलती है। दिस लीड्स टू इंटरनल राइवलरी एंड अल्टीमेटली लोग का फोकस होता है केवल खुद के डिपार्टमेंट को ग्रो करने में, एंड हेंस दे इग्नोर द बिगर पिक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लोग भूल जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डिविजनल स्ट्रक्चर। सर डिविजनल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को काम के हिसाब से नहीं, प्रोडक्ट के हिसाब से बांट देते हैं।
हर एक बड़ा प्रोडक्ट एक अलग से डिपार्टमेंट बन जाता है, हर एक बड़ा प्रोडक्ट अलग से डिपार्टमेंट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईटीसी का बात करें तो आईटीसी में तीन बड़े प्रोडक्ट क्या है या तीन बड़े सेगमेंट क्या है। सबसे पहला लीफ डिवीजन जो उनका सिगरेट का बिजनेस है, पेपर डिवीजन स्टेशनरी का बिजनेस है, एंड आईटीसी होटल्स एक बड़ा डिवीजन है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर काम के हिसाब से डिपार्टमेंट नहीं बनाए, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए। अब इंटरेस्टिंग चीज ये, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में अपना खुद का अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है। अगर आप देखोगे इस पेपर के अंदर में इनके पास अपना सेल्स डिपार्टमेंट है, अपना एचआर डिपार्टमेंट है, अपना परचेज डिपार्टमेंट, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट। सिमिलरली अगर आप लीफ के बारे में बात करोगे तो लीफ के अंदर में भी अपना परचेज, अपना सेल्स, अपना अकाउंटिंग, अपना एचआर। अगर होटल में बात करोगे तो होटल के अंदर में भी अपना परचेज, अपना सेल्स, अपना एचआर, सब कुछ अपना अपना। मतलब इनडायरेक्टली ये एक डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह ऑपरेट करना चालू कर देते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह ऑपरेट करना चालू करते हैं। सर इसके बड़े फायदे बट नुकसान भी है। नुकसान सबसे बड़ा अगर आप देखोगे ना तो एक ही कंपनी के अंदर में अगर हम इस तीन डिवीजन का बात करें तो तीन परचेज डिपार्टमेंट है, तीन सेल्स डिपार्टमेंट है। जितना ज्यादा डिपार्टमेंट उतने ज्यादा लोग उतना कॉस्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हर एक प्रोडक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को एक कंपनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो अटमोस्ट फोकस होगा, हर एक प्रोडक्ट ग्रो करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट आर ग्रुप्ड इनटू डिवीजन। डिवीजन कैसे क्रिएट किया जाता है सर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग यहां पर डिवीजन बनाते हैं, बट हर एक डिपार्टमेंट के अंदर में अपना खुद का प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस होता है। तो कहना ही नॉट से हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपने किया पेपर के अंदर में जो आपने बनाया ये सारा क्या आपका ये फंक्शन ही तो है। तो हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। एवरी डिविजनल स्ट्रक्चर हैज इनसाइड अपने अंदर में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, बहुत बड़ा कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, हैज अ डिविजन्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन एटसेट्रा। ठीक है, अब इसका एडवांटेज देखना क्या होता है। सबसे पहला सर, न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। कल को अगर मेरे को मान लो यहाँ पे आईटीसी को एक और डिवीजन ऐड करना है तो बाकी सारा डिवीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आराम से एक डिवीजन ऐड करो और उनके अंडर में अपना परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर को ऐड कर लो। बाकी डिपार्टमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट आप देखना, परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन कैन बी इवैल्यूएटेड। सर ये कभी भी नहीं होगा लीव बोलेगा सर पेपर की गलती के कारण हमको नुकसान हुआ, ऐसा नहीं होगा। आपको तो हमने अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है। तो लीव डिपार्टमेंट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली और वो कभी भी नहीं बोल सकता है कि सर मेरा गलती नहीं है। तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली फिक्स किया जा सकता है। ईच डिवीजन इज अ सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। एज ईच डिवीजन इज ऑटोनॉमस इट कैन मेक इट्स डिसीजन फास्टर एंड बेटर। अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। एडवांटेज वापस से पढ़िएगा सर। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, किसी भी नए डिवीजन को ऐड करना बड़ा आसान होता है, इंटरप्शन नहीं होता है। किसी भी नए डिवीजन को ऐड करना बड़ा आसान होता है सर। दूसरा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना इजी होता है। कैसे सर, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली फिक्स कर सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट सेमी ऑटोनॉमस है, खुद से ऑपरेट कर रहा है, और क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस है डिसीजंस बड़ा फास्ट, इफेक्टिव, जल्दी लिया जाता है। लेकिन सर इसके नुकसान की तरफ चलते हैं। सर वही डुप्लीकेशन जो मैं आपको बात बोला पहले, एक ही कंपनी के अंदर में तीन सेल्स डिपार्टमेंट है, एक ही कंपनी के अंदर में तीन परचेज डिपार्टमेंट है। डुप्लीकेशन, सर डुप्लीकेशन होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा ना। तो सर सबसे पहला बात, ये तरीका बड़ा कॉस्टली होता है, इसीलिए ज्यादातर क्या देखने मिलता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। दूसरा, लोग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। सेम इनका फोकस किस पे है, लीव का फोकस होगा सर लीव ग्रो होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी भूल गए। सर उसके बाद एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल। सर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, एक ही जगह से सारा डिसीजन लिया जा रहा है। इसके भी कुछ फायदे हैं, बट यहां पर आपने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज, हर एक को बांट दिया, डिसेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइजेशन का जो एडवांटेज है वो आपको नहीं मिलेगा। सर उसके बाद कभी कभी आपका कैपेसिटी अंडर यूज होता है। आज मान लो जैसे आईटीसी होटल, अब आपने देखा होगा आईटीसी होटल में सबसे ज्यादा उनको बुकिंग कब मिलता होगा, शादियों के सीजन में। अब सपोज शादी का सीजन नहीं है, शादी का सीजन नहीं है, स्टिल आईटीसी के सारे स्टाफ रेडी है वहां पे, उनको आप पैसे दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, बट आईटीसी का पूरा होटल यूज नहीं हो रहा है, तो अंडर यूटिलाइज हो गया ना कैपेसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी व्हेन डिमांड इज इनएडिक्वेट। जब होटल्स का डिमांड नहीं है, होटल का डिमांड नहीं है,
but ITC का plants assets are underutilized. And next, conflict arise when division on allocation of funds and resources. Conflict कब होगा? सर पेपर को ना ज्यादा फंड मिलता है, लीफ को ना कम फंड मिलता है, यही प्रॉब्लम है. इंटरनल अगेन राइवलरी इज अ प्रॉब्लम. फंक्शनल में चीज ज्यादा होता है, डिविजनल में थोड़ा सा कम होता है, बट यस इंटरनल राइवलरी इज अ प्रॉब्लम. तो हम लोग डीमेरिट को वापस देखते हैं. सर सबसे पहला डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन के कारण कॉस्ट बढ़ते हैं. सर दूसरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इग्नोर, ये हम लोग दोनों में कॉमन पड़ा. उसके बाद सर सेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज हमको नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं प्लांट का अंडर यूटिलाइजेशन होता है जब डिमांड कम होता है तो. एंड नेक्स्ट कंफ्लिक्ट ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सर मेरे को ज्यादा मिला, उसको कम मिला, ये बड़ा प्रॉब्लम है. एक बार आप इसका सारा डिफरेंस रीड करना, ये मेरे हिसाब से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. सबसे पहले यहां पर सर हम लोगों ने हर एक फंक्शन को डिपार्टमेंट बनाया, पर यहां पर हमने प्रोडक्ट को डिपार्टमेंट बनाया. ठीक है, यहां पर कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मुश्किल है, यहां पर सिंपल है. सब फंक्शनल इकोनॉमिकल है, बट ये महंगा है. यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं किया जा सकता, यहां पर कंपैटिबली किया जा सकता है. ऑटोनॉमी आप पढ़ चुके हो. कंट्रोल्स आर सिंपल एंड डिफिकल्ट. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शनल कोई भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डिविजनल खाली वही फॉलो कर सकता है जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हो. वेरी इंपॉर्टेंट. एक कंपनी है जिनका एक ही प्रोडक्ट है, they cannot go for divisional structure, they have to go with functional. But suppose किसी कंपनी का 5 प्रोडक्ट है, he can either make functional or he can make divisional, डिपेंड करता है कॉस्ट, बहुत सारी चीजों पे. बट उनके पास ऑप्शन है कि वो दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं. बट अगर एक ही प्रोडक्ट आपके पास हो तो यू आर ऑब्लाइज्ड कि आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना पड़ेगा. सो दिस टेक्स केयर ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर. हम लोग आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हो और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के. टिल देन टेक केयर, थैंक यू. पढ़ते रहो. कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज डू लीव अ कमेंट, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. चलिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड.